और चमोली के कर्णप्रयाग की खबर आपको सबसे पहले बताएंगे। तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे जहां पर गुलदार की दहशत देखी गई है। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर गुलदार दिखने से हड़कंप मच गया है, लोग दहशत में हैं। ये वीडियो भी आप देख सकते हैं, किसी ने बनाया और जिसमें साफ तौर पर आप देखेंगे इस सफेद रंग के घेरे के अंदर गुलदार की चहलकदमी। वीडियो वायरल हो रखा है। हाईवे पर कर्णप्रयाग गौचर के बीच में गुलदार सड़क की तरफ आ रहा था ये गुलदार, और तभी किसी राहगीर ने इसका वीडियो बनाया अपने मोबाइल फोन में। लोगों ने वन विभाग से गुलदार को पकड़ने की मांग की है और जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर डाला गया वायरल हो गया। उधर ज्योतिर्मठ नगर क्षेत्र में आए भूधसाव की आफत को 21 महीने हो चुके हैं। वहीं सुरक्षा संबंधी काम को लेकर आपदा और प्रबंधन सचिव गढ़वाल कमिश्नर ने एक बार फिर से प्रभावित लोगों के साथ बैठक की है और भविष्य में होने वाले कार्यों के बारे में बातचीत की है। इस दौरान प्रभावित इलाकों के प्रभावितों को उनकी सुरक्षित भूमि पर फिर से बसाने और नगर क्षेत्र में सुरक्षात्मक काम करने की बात की गई। गढ़वाल कमिश्नर ने कहा है कि अलकनंदा नदी के तट से लेकर धौली नदी के तट पर सुरक्षा संबंधी काम करने की योजना भी सरकार तैयार कर रही है और डीपीआर बनाने का काम भी लगभग पूरा हो चुका है। जल्द सुरक्षा संबंधी काम शुरू किए जाएंगे। जोशीमठ में कुछ भूधसाव की घटनाएं हुई थी, उससे रिलेटेड इश्यूज पर इनके डिस्कशंस थे। इनको बता दिया गया है जो सरकार कदम उठा रही है, प्रशासन उठा रहा है। मुख्य रूप से जो हमारी डीपीआर है वो लास्ट स्टेज में है और मैं उम्मीद करता हूं कि महीने भर के अंदर वो ही बन के तैयार हो जाएगी। साथ ही साथ एक डेडिकेटेड सेल बनाने की बात थी यहाँ आपदा पुनर्वास का, उसका भी गठन कर दिया गया है। नितिन सेमवाल और जानकारी देंगे। नितिन सेमवाल, थोड़ी नहीं काफी देर हुई है, क्योंकि देखिए ज्योतिर्मठ नगर क्षेत्र में जो भूधसाव हुआ उस आफत को बीते हुए 21 महीने हो चुके हैं, लेकिन अब तक सुरक्षा को लेकर जो कदम उठाए जाने चाहिए थे वो नहीं उठाए गए हैं। बैठक हुई है, अब एक बार फिर से आगे की रणनीति पर काम किया जाना है और जल्द से जल्द कहा जा रहा है कि सुरक्षा बिंदुओं पर काम किया जाएगा। इस बैठक में क्या मुख्य बातें रही हैं, किस तरह से एक बार फिर से लोगों को आश्वासन दिया गया है सुरक्षा के मद्देनजर? जी, अगर ज्योतिर्मठ नगर की बात करें तो केवल अगर देखा जाए तो अभी तक 21 महीने हो चुके हैं और केवल एक आश्वासन ही मिल रहा है कि सुरक्षात्मक कार्य शुरू हो जाएंगे, सभी प्रभावितों को उनके हिसाब से मुआवजा दिया जाएगा या उनके घर बनाए जाएंगे। लेकिन अगर धरातल की बात करें तो कुछ भी काम ऐसा नहीं हुआ है। 21 महीने लगभग हो चुके हैं और अब एक बार फिर से प्रशासनिक अधिकारी लोगों के साथ बैठक कर रहे हैं। लेकिन अब समस्या इस बात की है कि जिन सुरक्षित स्थानों पर लोगों को ठहराने की बात की जा रही है, क्या वो सुरक्षित स्थान वैज्ञानिक रिपोर्ट के अनुसार सुरक्षित हैं? ये भी सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि पूर्व में जब 8 वैज्ञानिक संस्थाओं ने यहाँ पे सर्वे किया था तो पूरे नगर को बताया कि ये डेंजर जोन में है और इस नगर को पूरा खाली किया जाना चाहिए, यहाँ की भार क्षमता को कम किया जाना चाहिए। लेकिन इस और भी कोई कदम नहीं उठाया गया और अब एक बार पुनः अगर देखा जाए तो लोगों को सुरक्षित स्थानों पर बसाने की बात हो रही है, सुरक्षात्मक कार्य करने की बात हो रही है, लेकिन अभी तक केवल मामला डीपीआर तक ही सिमट कर रह गया है। अगर बात करें तो जिस तरीके से कल गढ़वाल कमिश्नर भी कह रहे हैं कि लास्ट स्टेज में है, लेकिन लग नहीं रहा है, क्योंकि जिस तरीके से पूर्व में भी कहा गया था कि 2 से 3 महीने में कंप्लीट हो जाएगा, तो उसमें भी लगभग 1 वर्ष का पूरा समय लग चुका है। तो आने वाले महीने में भी सुरक्षात्मक कार्य शुरू होंगे, इस पर भी बड़ा सवाल है। लेकिन अगर बात करें तो जिस तरीके से यहाँ पे जो अलग अलग संगठन हैं, उन अलग अलग संगठनों की अलग अलग डिमांड है। कोई संगठन यहाँ पे पूरी भूमि का मुआवजा लेकर लोगों को यहाँ से दूर शिफ्ट करने की बात कर रहा है, जैसे चमोली के गौचर बमौत में लोगों को बसाने की बात की जा रही थी। हालांकि अब उस विषय पर भी कोई चर्चा नहीं हो रही है, क्योंकि लोगों ने स्पष्ट कह दिया है कि वो अपने खेत खलिहानों को, घर मकानों को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहते हैं। लेकिन अगर जोशीमठ नगर सुरक्षित है और जोशीमठ नगर अगर पूर्ण तरीके से यहाँ पे नए तरीके से भवन बनाकर लोगों को बसाया जाता है तो कहीं ना कहीं ये एक अच्छी पहल भी सरकार की हो सकती है। लेकिन इसमें भी फिर वैज्ञानिक सलाह से लेकर
CBRI तक की रिपोर्ट लोगों को लगानी पड़ेगी कि किस हिसाब से यहाँ पे मकान बनेंगे और यहाँ पर। बिल्कुल, लेकिन अब ये लोग आश्वासन ले सकते हैं कि अब जो वादे किए गए हैं 21 महीने के बाद अब उनकी सुरक्षा को लेकर, उनके मकानों को लेकर जो काम किए जाएंगे वो धरातल पर होते हुए नजर जरूर आएंगे। शुक्रिया आपका नितिन सेमवाल जानकारी के लिए। अब आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि दिल्ली में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात हुई है, जिसकी तस्वीर भी आप देख रहे हैं। सीएम धामी की हरियाणा चुनाव में ये प्रचंड जीत पर शुभकामनाएं देने के दौरान की तस्वीरें भी आप कह सकते हैं, जो उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिलकर दी है। तोहफा भी एक भेंट किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन्होंने बधाई दी है हरियाणा में जीत की। उन्होंने कहा है कि ये प्रचंड जीत है और पीएम मोदी के नेतृत्व में आम लोगों के भरोसे को दिखाती है। सीएम धामी ने केदारनाथ मंदिर की प्रतिकृति और बाबा केदार का प्रसाद पीएम मोदी को भेंट किया। सीएम धामी ने पीएम मोदी के मार्गदर्शन के लिए आभार जताया और राज्य में 21 जल विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी देने का अनुरोध किया। साथ ही 3 रोपवे परियोजना सोनप्रयाग, गौरीकुंड, गोविंद घाट, हेमकुंड साहिब और काठगोदाम, नैनीताल को लेकर बातचीत की। जो उत्तराखंड के हमारे प्रमुख मुद्दे हैं, समय समय पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन राज्य के विकास के लिए लगातार हम लेते रहते हैं। उत्तराखंड राज्य से उनका एक विशेष लगाव है और पिछले दिनों जो हमारे यहाँ पर आपदा आई थी, उस आपदा के मानकों में भी काफ़ी हमको जो है शिथिलीकरण दिया है, काफ़ी धनराशि बढ़ाई है। मैंने उसके लिए उनका धन्यवाद किया है। साथ ही हमारा जो औद्योगिक पार्क स्वीकृत हुआ है उसके लिए धन्यवाद किया है। बिजली का कोटा बढ़ा है। वनीकरण के लिए जो जमीन हमको उत्तराखंड राज्य में मिलनी चाहिए उसमें शिथिलीकरण की मैंने निवेदन किया था, उस पर भी सकारात्मक रूप से काम हुआ है। उन सबके लिए धन्यवाद किया है। साथ ही 21 जल विद्युत की परियोजनाएं हैं, हमारे रोपवे के काम हैं, उन सभी के लिए। साथ ही साथ जो RCS क्षेत्रीय संपर्क योजना में, उड़ान योजना में जो काम चल रहे हैं, जो हमारी सेवा चल रही है गौचर देहरादून, उस सेवा को मैंने बढ़ाने का निवेदन किया है। चिन्याली सौड़ की हवाई पट्टी के विस्तार की बात की है और जो देहरादून दिल्ली एलिवेटेड रोड बन रहा है उस रोड में रिंग रोड और ऐड करने के लिए भी मैंने निवेदन किया है सभी पर और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन लिया है। हरियाणा चुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत हुई है और इस जीत के खास मायने सीएम पुष्कर सिंह धामी के लिए भी हैं। सीएम धामी ने जहां जहां पर प्रचार किया है वहां वहां पर आपको बताएं कि बीजेपी का जो कैंडिडेट है वो बड़े अंतर से जीता है, कामयाबी हासिल की है। उस सीट पर बीजेपी के कैंडिडेट ने हरियाणा में सीएम धामी ने 13 सीटों पर प्रचार किया, जिसमें 10 विधानसभा की सीटों पर बीजेपी की जीत हुई है। जम्मू कश्मीर में भले ही बीजेपी की सरकार नहीं बन पाई हो, लेकिन सीएम धामी का प्रचार वहां भी कारगर साबित हुआ। जम्मू की 4 सीटों पर सीएम धामी ने प्रचार किया था, जिसमें 3 सीटों पर बीजेपी की झोली में जीत आई है। यूसीसी, नकल विरोधी कानून और धर्मांतरण कानून से सुर्खियों में आए सीएम धामी बीजेपी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल हो गए हैं और उनकी जनसभाओं की खासी डिमांड भी अब हो रही है। कि हम तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनाने जा रहे हैं और हरियाणा का जो चुनाव हुआ था वो किसान, जवान और पहलवान 3 मुद्दों को लेकर वहां पर बहुत तेजी से चुनाव में काम हुआ। तो देखने में आया है कि हरियाणा में हमने 24 फसलों पर MSP दिया, उसको हमने लोगों को कमिटमेंट किया, वो कर रहे हैं। तो किसान कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के काम से संतुष्ट थे, उनकी इस बात पर उन्होंने विश्वास किया। तो हरियाणा चुनाव के नतीजों ने उत्तराखंड कांग्रेस को उसका अतीत और भविष्य दोनों दिखा दिया है, क्योंकि 2022 में मुख्यमंत्री बनने के झगड़े ने कांग्रेस को कहीं का नहीं छोड़ा और यही हाल रहा तो 2027 में भी कांग्रेस के आने की कोई उम्मीद नहीं है। रिपोर्ट देखिए। हरियाणा चुनाव कांग्रेस के हाथ से निकल गया तो एक बार फिर सबको उत्तराखंड याद आ गया। जो झगड़ा 2022 में मुख्यमंत्री बनने के लिए उत्तराखंड कांग्रेस में था,
वैसा ही झगड़ा हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी सैलजा में था। चुनाव के आखिरी वक्त में तनातनी इतनी बढ़ गई कि हुड्डा और सैलजा एक दूसरे की शक्ल देखने को तैयार नहीं थे। यही हाल हरीश रावत और प्रीतम सिंह के बीच 2022 में था। ऐसे में हरियाणा से आए नतीजे उत्तराखंड कांग्रेस को उसका भूत और भविष्य याद दिला रहे हैं। कांग्रेस में नेता सुधरने वाले नहीं हैं, इसीलिए तय है कि 2027 से पहले मुख्यमंत्री बनने को लेकर लड़ाई होगी। हर बड़ा नेता मुख्यमंत्री बनने का दावा ठोकेगा, तो चुनाव जीतने से पहले मुख्यमंत्री बनने की चाहत उत्तराखंड कांग्रेस का हरियाणा जैसा हाल करेगी। कई रीजंस होते हैं चुनाव में आगे और पीछे होने के, उसमें से ये कारण हो सकता है। उत्तराखंड में भी 2022 में अमूमन इसी तरीके की चीज देखने को मिली थी और रिजल्ट्स ऐसे ही आए थे। सभी को उम्मीद थी कि 70 में से 42 कम से कम सीटें कांग्रेस जीतेगी, लेकिन वैसा नहीं हुआ। इतना ही नहीं, बीजेपी जहां बार बार मुख्यमंत्री बदलकर भी चुनाव जीत रही है, तो युवा नेताओं को मुख्यमंत्री बना रही है। लेकिन कांग्रेस में 75 पार कर चुके नेता मुख्यमंत्री बनने की चाहत पाले बैठे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, अशोक गहलोत, हरीश रावत आज भी मुख्यमंत्री बनने की चाहत रखते हैं। तो क्या बुजुर्ग नेताओं की यही चाहत कांग्रेस को बर्बाद कर रही है और हरियाणा की तरह तीसरी बार कहीं उत्तराखंड भी कांग्रेस के हाथ से न निकल जाए? चाहत गेम बनाती भी है, लेकिन अनंतोगत्वा जो लीडरशिप का निर्णय होता है उसको सब मानते हैं। हरियाणा में भी हमारे सब नेताओं ने कहा जो लीडरशिप तय करेगी माने, हम उसको मानेंगे। और उस चाहत के लिए काम करना अच्छी बात है। अब उत्तराखंड के अंदर मैं देख रहा हूँ 2022 के उससे अनुभव लेकर के सब नेतागण एकजुट हो रहे हैं, एकजुट होकर के काम कर रहे हैं। खबर है कि हरियाणा चुनाव नतीजों से उत्तराखंड कांग्रेस के युवा नेता दुखी हैं, क्योंकि बड़े बुजुर्ग नेताओं की जिद युवा नेताओं का भविष्य बर्बाद कर रही है। साफ है, हरियाणा चुनाव में हुड्डा और सैलजा की लड़ाई ने पार्टी का सूपड़ा साफ कर दिया और उत्तराखंड कांग्रेस को भविष्य की पिक्चर अभी से दिखा दी है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव नतीजे आने के बाद अब किसी भी दिन केदारनाथ उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस में युद्ध स्तर पर प्रत्याशी की तलाश चल रही है। अब दिलचस्प बात यह है कि दोनों ही पार्टियां विरोधी खेमे पर भी नजरें बनी हुई हैं इनकी। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए नाक का सवाल बना हुआ है। दोनों ही पार्टियां काफी पहले से केदारनाथ में सियासी बिसात बिछाने में जुटी हुई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 3 दिन पहले ही केदारनाथ में एक कार्यक्रम के जरिए चुनावी उद्घोष कर चुके हैं। अब असली मुद्दा है कैंडिडेट का। कांग्रेस का कहना है कि वो एक बार सर्वे करा चुकी है और अब दूसरी बार का सर्वे भी 16-17 अक्टूबर को पूरा होने जा रहा है। इसके बाद पार्टी के ऑब्जर्वर भेजे जाएंगे। दोनों की रिपोर्ट के आधार पर कैंडिडेट घोषित किया जाएगा। देखिए, मैं कह रहा हूँ हमारी दूसरी सर्वे इस समय चल रही है। 17 हम एक्सपेक्ट 14-15 कर रहे हैं। 16-17 तक भी अगर वो रिपोर्ट्स आएंगी तो उसके बाद हमारे पर्यवेक्षक वहां जाएंगे, जिसको भी हाईकमान और हमारे सीनियर्स तय करेंगे, वो वहां जाएंगे और उसके बाद उनकी रिपोर्ट्स, सर्वे की रिपोर्ट्स को आपस में मिलान करने के बाद हाईकमान को सूचित कर दिया जाएगा और हाईकमान जो भी निर्णय देगा उस पर फिर पार्टी आगे बढ़ेगी। बीजेपी का कहना है कि उसके पास योग्य उम्मीदवारों की कमी नहीं है। कई दावेदारों ने अपनी दावेदारी की है। जो भी पार्टी पैरामीटर पर खरा उतरेगा उसे कैंडिडेट घोषित किया जाएगा। बीजेपी के मुताबिक कांग्रेस के लोग आपसी गुटबाजी में उलझे हुए हैं। उनके नेता आपसी गुटबाजी में, आपसी असमंजस में ही उलझे हुए हैं और मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से बहुत आगे बढ़त में है, बहुत आगे है और हम लोग विकास के नाम पर, क्षेत्र के विकास के नाम पर, विकास के आधार पर इस चुनाव को जीतने जा रहे हैं। ये तो रही पार्टियों की कैमरे के सामने की बयानबाजी। हकीकत ये है कि कैंडिडेट को लेकर दोनों ही पार्टियों में शहमात का खेल जारी है। दोनों ही पार्टियों का फोकस इस बात पर है कि कौन किस पर दांव लगाता है। केदारनाथ चुनाव में नॉमिनेशन की आखिरी तारीख तक भी पहले आप का खेल देखने को मिल सकता है। रुद्रप्रयाग से संदीप के साथ सुनील नप्रभात, न्यूज़ 18।
हरिद्वार के लक्सर से खबर, जहां पर लड़की से छेड़छाड़ के मामले को लेकर अब दो पक्ष आमने सामने आ गए। दोनों पक्षों में हुई झड़प में जमकर लाठी डंडे चले, जिसमें दोनों पक्षों के साथ लोग लहूलुहान हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस को कोई शिकायत नहीं मिली। बताया जा रहा है कि प्रतापपुर गांव में दो परिवारों के बीच में लड़की से छेड़छाड़ को लेकर तनाव चल रहा था, जिसके चलते झड़प हुई। देहरादून के सेलाकुई थाना पुलिस ने एक 5,000 के इनामी आरोपी छात्र को गिरफ्तार किया है। दरअसल एसएससी की SSCMTS के पेपर में आरोपी छात्र ने अपनी जगह एक मुन्ना भाई को परीक्षा देने भेजा था। पुलिस ने पेपर देने वाले मुन्ना भाई को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन आरोपी लड़का 1.5 साल से फरार चल रहा था, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी लड़के पर 5,000 रुपए का इनाम घोषित करा। अब आरोपी ने लड़के को राजस्थान से गिरफ्तार किया है। रोटी में थूक फेंकने वाले कई वीडियोस बीते दिनों सामने आ चुके हैं। अब देहरादून से भी एक ऐसा ही वीडियो सामने आया है, जिसमें एक शख्स की हरकत कैमरे में कैद हो गई है। पूरी खबर देखिए। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, शामली, बागपत, ये बस जगहों के नाम हैं, लेकिन यहाँ पर जो घिनौना काम हो रहा है वो एक ही है। अब उत्तराखंड से ये नया वीडियो सामने आया है, जहाँ एक शख्स रोटी में थूकने वाली हरकत करता दिखा। लोगों को बीमार करने की साजिश फिर उजागर हो गई। इस बार देहरादून में शख्स की हरकत मोबाइल कैमरे पर कैद हो चुकी है। ढाबे में एक शख्स तवे पर रोटी सेक रहा था। उसने पहली रोटी तवे से हटाई, जिसके बाद उसने दूसरी रोटी को सेकने से पहले थूक दिया। ऐसा करने में उसे तनिक भी झिझक नहीं हुई, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो जो कर रहा है वो अब सबके सामने आने वाला है। वहीं ढाबे से थोड़ी दूरी पर कुछ लोग उसकी यह हरकत काफी देर से देख रहे थे। किसी ने उसका रोटी पर थूकने वाला वीडियो मोबाइल फोन पर रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन वो इसी तरह रोटी बनाता रहा। अब जरा सोचिए, कोई थूक वाली रोटी खाएगा तो उसकी तबीयत खराब भी तो हो सकती है। ऐसी घटनाओं की बाढ़ सी आ गई है। तंदूर की रोटी पकाने से पहले थूका जा रहा है। आखिर ऐसी साजिश बार बार क्यों हो रही है? क्यों लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ हो रहा है? ऐसी मानसिकता वाले लोगों पर कड़ी कार्रवाई बेहद जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और ये आगे बढ़ते हैं। पहाड़ की 10 बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं पहाड़ टॉप 10 में। श्रीनगर पुलिस ने बीजेपी नेता लखपत भंडारी समेत कुछ अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। कुछ दिन पहले बिना परमिशन रैली निकाली गई थी। विकासनगर के कई इलाकों में जमीनों के बेचने पर लगी रोक को हटाने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तहसील पर प्रदर्शन किया। कई इलाकों में जमीन बेचने पर रोक लगी हुई है। समाजवादी पार्टी उत्तराखंड में मजबूती से निकाय चुनाव लड़ने का दम भर रही है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शंभू प्रसाद पोखरियाल ने यह कहा है कि बिना गठबंधन के चुनाव लड़ेंगे। पिथौरागढ़ पुलिस ने बीते 1 महीने में 7 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया। साथ ही वांटेड चल रहे 5 आरोपियों को भी धर दबोचा। विकासनगर में बुजुर्ग से लूट के 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से लूट के 15,000 रुपए और मोबाइल बरामद किए गए। कॉर्बेट पार्क रामनगर के पास में सुंदरखाल गांव को विस्थापन करने के मामले में हाईकोर्ट सख्त हो गया। 10 सालों के बाद विस्थापन नहीं होने पर कोर्ट सख्त है। रुद्रप्रयाग दौरे पर पहुंचे उत्तराखंड के अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष संजय नेगी, जिन्होंने कई गांवों के लोगों के साथ जनसंवाद किया और उनकी समस्याओं को सुना। बागेश्वर डीएम आशीष भटगाई ने संस्कृति विभाग के ऑडिटोरियम का निरीक्षण किया है। 2 लंबे समय से खाली पड़े हुए थे। ऑडिटोरियम को जल्द उपयोग में लाने के निर्देश दिए गए। अल्मोड़ा में जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ हो गया है। 2 दिनों तक चलने वाली प्रतियोगिता में कई छात्र भाग ले रहे हैं। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती के मौके पर हरिद्वार के गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में
त्रिभाषा भाषण प्रतियोगिता का आयोजन हुआ।